Alright जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ऑफिशियल पेज ऑफ दवाई.pk। और ना आपकी इतनी मॉडरेटर नवरा मुख्तार माना 10 बज के हुए चाहते हैं 7 मिनट। आज 23 तारीख है, अगस्त का महीना है एंड 2020 चल रहा है। संडे का बड़ा ज़बरदस्त सा दिन है और हम सब जानते हैं कि ये पूरा मंथ यानी अगस्त का पूरा मंथ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के अवेयरनेस के हवाले से पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है इस सिलसिले में। तो दवाई.pk ने सोचा कि हम भी इस सिलसिले में कुछ आपकी मदद करें और आपको इसके हवाले से कुछ अवेयरनेस दें और आपको बताएं कि एक्चुअली इसके बारे में एक पूरी होल फील्ड है जिस के हवाले से हमें नहीं पता था। ऑफ कोर्स वो तमाम माएँ जो इस फील्ड से जो इस पूरी जर्नी से गुजर चुकी हैं उन्हें पता होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस किस कदर ज़्यादा है। और वो जो कि न्यूली वेडिड है या जो कि जिन्होंने न्यूली इस जर्नी का स्टार्ट किया है तो वो यकीनन समझ रही होंगी कि इसकी इम्पोर्टेंस किस कदर ज़्यादा है उनकी ज़िंदगी में और वो चाहती होंगी यकीनन इस बारे में जानना। तो दवाई.pk यकीनन आपके लिए एक अदद गेस्ट का इंतजाम करता है। हर संडे के रोज हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ मौजूद होते हैं इस ऑफिशियल पेज पर www.facebook.com/दवाई.pk DAWAAIPK। नाज़रीन और सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि यकीनन अपनी फील्ड में किसी तारीफ की मोहताज नहीं। आप लैक्टेशन काउंसलर हैं, इसके अलावा आप मुंसलिक हैं इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट के साथ और आप मेंबर हैं लैक्टेशन कंसल्टेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और इंटरनेशनल लैक्टेशन कंसल्टेंट एसोसिएशन की। साथ ही आप एक बहुत ही एक्टिव ग्रुप भी रन कर रही हैं। आप यकीनन इस डिस्क्रिप्शन में हमारे इस लिंक की और साथ ही साथ इस बैनर को भी आप देख रहे होंगे कि यस एग्जैक्टली व्हाट ग्रुप इज दिस। यस, ये अर्ली ईयर न्यूट्रिशन के हवाले से और माओं के हवाले से ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से एक बहुत ही एक्टिव ग्रुप है जो कि यकीनन अपनी ख़ास अहमियत का हामिल है और इट्स वन ऑफ अ काइंड ग्रुप जो कि फेसबुक के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट रन किया जाता है और यहाँ पे लोगों की हेल्प की जाती है। मैं बिना किसी ताखीर के खुशामदीद कह रही हूँ लैक्टेशन काउंसलर हरीम सुंबुल को हमारे इस पेज पे। अस्सलाम वालेकुम हरीम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी नवरा। थैंक यू सो मच हरीम दैट आपने इतना अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला एंड यू नो ऑल दैट। और ये मंथ ऑफ कोर्स बहुत बिजी है क्योंकि इंटरनेशनल मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। हरीम प्लीज़ आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप क्या काम करती हैं एंड आपका काम जो है जो नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनसे किस कदर मुख्तलिफ है। सो नवरा, न्यूट्रिशनिस्ट का तो काम नहीं है मेरा, बिल्कुल भी। हाँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं करती हूँ जो कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट का काम हो। मेरा काम बहुत फोकस्ड है। मैं ऐसी माँओं के साथ काम करती हूँ, माँ और बच्चे का जो मिलाप है उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग डायड कहते हैं। मैं ऐसी माँओं और बच्चों के साथ काम करती हूँ जो माएँ चूज़ करती हैं अपना दूध पिलाने को बच्चे को, और उससे रिलेटेड जितने इश्यूज हैं या कोई मसले हैं या किसी किस्म की एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस-किस चीज़ की उसके ओवर एंड अबव आपको ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, या कोई उसमें कोई दिक्कत आती है, उसमें मैं लोगों की मदद करती हूँ और उसमें मैं उनको काउंसल करती हूँ कि किस तरह से आप एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जिसको हम कहते हैं वो आप गुजार सकें अपने बच्चे के साथ। ठीक है, दैट्स सो ग्रेट है कि हमारे नाज़रीन को ऑफ कोर्स पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तरीन बात सुंदर, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो डब्बे का दूध होता है और हम क्योंकि हमारे नाज़रीन में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको इस बारे में कुछ पता ही ना हो कि व्हाट इज़ लैक्टेशन एक्चुअली एंड व्हाट इज़ लैक्टेशन। लैक्टेशन के बारे में आपने बता दिया। दिस द वन क्लिक अवे आपके ग्रुप का लिंक यहाँ पर मौजूद है। तो पहला सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ, लोग बात करते हैं दूध ना पिलाने के क्या नुकसानात हैं, बिकॉज यू ऑल स्पीक अबाउट द पॉजिटिविटी एंड यू हैव बीन स्पीकिंग अबाउट पॉजिटिविटी। माओं को बच्चों को दूध पिलाने के और बच्चों को इस हवाले से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, इसमें बहुत सारे इसकी फ़वाइद हैं, ऐसे कि हम मतलब घंटा डेढ़ अगर चाहें तो हम सिर्फ उसी पे बात कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी मैमल या कोई भी ऐसा जानवर जो अपने बच्चों को खुद दूध पिलाता है वो उसकी बॉडी
उसके बच्चे के हिसाब से दूध बनाती है, जिसको हम स्पीशीज स्पेसिफिक मिल्क कहते हैं। जिस तरह से बहुत सारी ऐसी मूवमेंट भी है कि ह्यूमन मिल्क फॉर ह्यूमन बेबीज और इस तरह की बातें हुँ, हैं। सो ये वो दूध है जो कि माँ, जिसके अंदर 9 महीने वो बच्चा एक ह्यूमन है, जो जिसके अंदर 9 महीने वो बच्चा पला है, तो वो जेनेटिकली दे बेटर प्री डिस्पोज, वो बेहतर एक पोजिशन में है। उस बच्चे को किस चीज की जरूरत है, किस किस्म की गजाइत की जरूरत है, उसके लिए बेहतरीन दूध या बेहतरीन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक माँ का जिस्म ही उसको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। और उसके अलावा जो एक बच्चे की नेचुरल प्रोग्रेस है पैदा होते साथ और उसके बाद के कुछ महीने और पहले 1 डेढ़ साल, उस टाइम में बच्चे की प्रोग्रेशन के हिसाब से किस किस्म का दूध चाहिए वो एक माँ का जिस्म ही बना सकता है। वो आपको कहीं किसी और सोर्स से उतना सूटेबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। उसमें फवायद जो माँ को है वो ये है कि माँ को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड और डिफरेंट तरह के कैंसर से बचाव मुयसर होता है बच्चे के लिए। सारी जिंदगी के लिए उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, उसकी उसकी बॉडी की ग्रोथ के हिसाब से वो दूध जो उसके लिए सेफ होता है वो उसको मिलता है। तो आई थिंक अगर हम मोटी मोटी बात करें तो थोड़ी इस तरह की चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है हमें याद रखना कि क्यों एक माँ का और बच्चे का ये लिंक पहले 1 2 साल रहता है। इसमें सारी जिंदगी के लिए एक बच्चे की बॉडी को वो तैयार कर रही होती है कि वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। दैट्स सो ग्रेट। सुम्बुल, आपने भी बात की माँ की ग़िज़ा के हवाले से, तो क्या आप हमारी नाज़रीन को बता सकती हैं कि जो जिसको हम फ़ॉर्मूला मिल्क कहते हैं या आम ज़ुबान में जिसे हम डब्बे वाला दूध कहते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं, वो किस तरीके से, यानी जिनको हम ग़िज़ाई ख़वास कहते हैं, वो माँ फ़ॉर्मूला मिल्क का अगर हम मुआवज़ा करें माँ के दूध से, तो उनमें क्या डिफ़रेंस है? मतलब कितने न्यूट्रिशंस का फ़र्क है, या क्या बेसिक डिफरेंस जो हमारे नाज़रीन या जो इस वक्त जो माइंड जो बन चुकी है एटलीस्ट उनको भी नहीं पता, वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। सो उसमें होता ये है कि देखिए फॉर्मूला मिल्क इनिशियली इन्वेंट हुआ था एक बहुत अच्छे काम के लिए, वो है बच्चे की जान बचाना। जिस बच्चे की माँ इमीडिएटली बर्थ के बाद अवेलेबल नहीं है दूध पिलाने के लिए, उसको उसको कुछ दिन के लिए वो सहारा मिल जाए। किसी बच्चे का कोई किसी माँ का या बच्चे का कोई ऐसा मेडिकल इशू है कि वो नहीं पी पा रहा, या माँ जैसे फॉर इंस्टेंस कैंसर पेशेंट है, या उसकी कोई कीमोथेरेपी का इशू है, या कोई ऐसी दवाएं स्ट्रॉन्ग वो ले रही है कि उसका दूध जो है वो बन नहीं रहा, या वो गैर मुनासिब हो रहा है बच्चे के लिए, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग दवाएं हैं, उस सूरत हाल में बच्चे को तो जिंदा रखना है आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला मिल्क बना था। होता यह है कि वही जो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि माँ का जिस्म बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट मिल्क बनाता है ग़िज़ाई तौर पे हर तरह से। और डब्बे का दूध एक लैब में बनता है, उसका अगर आप डब्बा उठा के भी पढ़ेंगे तो आपको 10 से 11, बहुत ज्यादा 12 आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स उस पर नजर आएंगे। वेर एज जो माँ का दूध है उसमें 200 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो वक्तन फवक्तन ओह बच्चे माय की जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो उसके अंदर जो उसकी गॉड। कॉम्पोजिशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है आप जितना अरसा बच्चे को दूध पिलाते हैं। दूसरी चीज ये कि फॉर्मूला मिल्क मोस्टली गाय के दूध के बेसिस पे बनता है। ठीक है। तो उसके ठीक अंदर है। उसका बेस जो है वो गाय का दूध है। अब गाय के दूध या भैंस के दूध में तो और भी ज्यादा होता है, लेकिन गाय का दूध जो है उसमें माँ के दूध की बनिस्बत डबल प्रोटीन होता है। ठीक है। जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है दैट इज ट्वाइस एज मच। उससे होता ये है कि एक नौजायदा बच्चे की गुर्दों पे और स्टमक और गट पे उसकी आंतें और पेट और गुर्दे उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और सारी जिंदगी के लिए वीकनेसेस रह जाती है। ठीक है। सो उसके लिए बहुत जरूरी है, ये चीजें हमें मालूम नहीं होती। इस वजह से WHO की भी गाइडलाइन है, AAP की, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स की भी गाइडलाइन है कि कम से कम 1 साल से पहले आप फ्रेश मिल्क ही ना दें। ओके। जैसे गवाले का दूध है या खुला दूध है या इवन डब्बे का दूध है जो आपको पैस्चराइज मिलता है, फ्रेश दूध आप नहीं देंगे बच्चों को।
ठीक है। तो वो इसी जी। वजह से कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा और न्यूट्रिशन ऐसी है जो कि सूटेबल नहीं है एक नौज़ायदा ह्यूमन बीइंग के लिए। जी। ये एक नई चीज़ मुझे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऑफ कोर्स जैसे मुझे अभी पता चला। हरीम, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। हरीम, ये बताएँ कि क्या मतलब अक्सर ख़वातीन ये कहती नज़र आती हैं कि काश हमें पहले से पता चल जाता कि कुछ हम कर सकते। तो क्या वो ख़वातीन जो इस वक़्त प्रेगनेंसी के अमल से गुज़र रही हों, क्या वो ब्रेस्टफीडिंग के सिलसिले में इसको कामयाब बनाने के लिए अपनी इस जर्नी को, क्या वो पहले से कोई राह अमल इख्तियार कर सकती हैं? अम, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप अपनी प्रेगनेंसी ही में करें, और मैं ये बार-बार कहती हूँ कि एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है। जिस वक़्त बच्चा आ जाता है उस वक़्त जो, क्योंकि हर माँ-बाप पहले 1-2 दिन हवन्नक होते हैं, ठीक है? जिनका पहला बच्चा हुआ है, वो परेशान होते हैं बिकॉज़ दे हैव नेवर सीन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है कि एकदम से बच्चा एग्ज़ैक्टली। आता है, वो रो रहा है, वो क्यों रो रहा है, परेशान होते हैं, दे वांट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेहतर ये है कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, आप जब हामला हैं, उस दौरान में आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एजुकेशन पे काम कीजिए ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक। ये जो ग्रुप इसमें मेंशन्ड है, इसके अंदर मैंने एजुकेशनल यूनिट्स बना के डाले हुए हैं। इवन कॉन्स्टेंटली आई कीप एजुकेटिंग पीपल। उन लोगों को मैं समझाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप पहले से अपना प्लान बना के रखें कि आपके पीडियाट्रिशियन कौन है, क्या आपके पीडियाट्रिशियन ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली है, क्या उनको इनफ नॉलेज है। बिकॉज हमारे मुल्क में एक अच्छा पीडियाट्रिशियन जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को सपोर्ट करे, वो मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, ठीक है? सो ऐसा और एक नहीं 2-3 आपके पास होने चाहिए। फिर आप अपने हॉस्पिटल में बात कीजिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कीजिए कि बर्थ के फ़ौरन बाद आपको सपोर्ट चाहिए कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकें। हम आगे आई थिंक बात करेंगे इसके बारे में इन डिटेल, लिख के आपको इमीडिएटली क्या करने की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इर्द-गिर्द बहुत लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म करके रखें और अपनी सीरियसनेस कन्वे करके रखें कि आप यही करना चाहती हैं, एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अनलेस कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाए या मेडिकल रिक्वायरमेंट हो जाए, ठीक है, किसी और तरीके की, लेकिन दिस इज़ व्हाट यू वांट। सो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको पहले से प्लान करने की ज़रूरत है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो मतलब अभी हमने बात की कि मतलब हम पहले से कुछ एक प्लानिंग कर लें। डिलीवरी के फ़ौरन बाद क्या कुछ ऐसे अवामिल हैं जो हम अख्तियार कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ हेल्प हो सके इस ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को कामयाब बनाने में? बहुत सारे ऐसे अमाल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं जो इसमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जो बेहतरीन तरीका है पहले मैं वो बताऊँगी, और फिर मैं उसके ग्रेडेशंस बताऊँगी कि ठीक। अगर वो नहीं हो सकता तो आप ये कर लें, अगर वो नहीं हो सकता तो आप ये कर लें। ठीक है? बेहतरीन तरीका तो ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसको उठा के माँ के पेट के ऊपर रख दिया जाए, ठीक है? और उसका एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो 1 घंटे तक बच्चा खुद 8 या 10 रिफ्लेक्सेस के साथ पैदा होता है, जिनको यूज़ करके वो खुद ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ आता है। वो अपने आप को ऊपर, इसको बेली क्रॉल भी कहा जाता है, कि वो पेट के ऊपर ठीक है। क्रॉल करके ऊपर आता है और वो खुद से लैच करता है, और वो ठीक है। डीपेस्ट और बेस्ट पॉसिबल लैच होता है जो बच्चा खुद से करता है, ठीक है? इस ठीक वजह है। से आई मीन ये हम बहुत सारे मिडवाइफ्स को भी टीच करते हैं और बताते हैं कि बच्चे का हाथ ना पोंछें, ठीक है? उसके ऊपर ठीक। एमनियोटिक फ्लूइड लगा रहने दें, ताकि उसको, बच्चे को माँ के जिस्म से वही खुशबू आती है और वो उसको अट्रैक्ट करती है। सो ये बहुत सारी ओके। चीज़ें हैं जिससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी शुरू हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लेबर रूम्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि वो इतने टाइम छोड़ सकें या वो रख सकें वहाँ पे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में पहले 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर माँ के पास बच्चे का लाना लाज़मी है, ठीक है? उसको ठीक है। आपने किसी किस्म की कोई और इंटरवेंशन नहीं करनी है, किसी किस्म की कोई बॉटल नहीं देनी है, कोई और दूध या किसी भी किस्म का और चीज़, कोई घुट्टी, कोई कोई इस किस्म की चीज़ कुछ और नहीं खिलाना है।
पहली चीज ये है कि वो माँ के पास इमीडिएटली लाया जाए, ताकि माँ उसको अपने अपने आप को अपनी शर्ट रिमूव करे, बच्चे के कपड़े रिमूव करे, स्किन टू स्किन उसका कांटेक्ट हो। उससे बच्चे के जी। जो रिफ्लेक्सेस जो मैंने मेंशन किए हैं वो मजीद उजागर होते हैं और बच्चा खुद से लैच करना शुरू करता है। सो वो बहुत लाजुम है कि पहले 1-2 घंटे में, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है इसी वजह से कि ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इनिशियली आपकी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन अच्छी हो जाती है उससे। अच्छा, शुरू के दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या किसी खास किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होती है? अगर हाँ, है तो फर्स्ट प्लीज़ बिल्कुल द डिटेल्स। थिंग इज खास किस्म की सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत होती है, खास तौर पे हमारी सोसाइटी में जहाँ पे इसके बारे में नॉलेज और एजुकेशन बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें ये ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि जो इनिशियली दूध आ रहा है, एक तो वो बिल्कुल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा, तो उससे हम घबराएं ठीक है। नहीं कि हाँ शुरू में कम आ रहा है, जब दूध आएगा तो दे देंगे, अभी साथ बॉटल लगा दें। आपने अगर बॉटल लगा दी तो आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट को रिजेक्ट करेगा, दैट इज अ गिवन। ठीक है, वो डेफिनेटली प्रेफर करेगा बेटर फ्लो को। ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे की मेहनत लगती है, वो अभी सीख रहा होता है। अगर आप उस सीखने के प्रोसेस को इंटरसेप्ट कर देते हैं तो वहां पे बच्चा जो है वो निपल कंफ्यूजन या फ्लो प्रेफरेंस की तरफ आ जाता है। देन दे विल स्टार्ट प्रेफरिंग द बॉटल ओवर योर ब्रेस्ट, मतलब सो वो बहुत जरूरी है कि हम उसका ख्याल रखें कि वो ना करें। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पेट का साइज जो है एक छोटे कंचे जैसा मार्बल हम खेला करते थे बचपन में, क्या यस, उसके बराबर यस। होता है, राइट? उसके बराबर उसका पेट होता है, उसको उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो जो थोड़ा थोड़ा पतले पतले आ रहा है आपको कोलोस्ट्रॉल, वो बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होता है, कि वो थोड़ी अमाउंट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन रखता है। ठीक है, तो ओके। वो बच्चे को देने की जरूरत है। उस वक्त जिस तरह की आपको सपोर्ट चाहिए वो ये है कि आपके घर वाले आपकी हिम्मत बंधाए रखें, आपकी हेल्प करें। आपके इर्द गिर्द जो हॉस्पिटल में नर्सेज हैं या और लोग हैं, वो आपको हेल्प करें कि आपकी लैच दुरुस्त हो, आपको लैच में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसका ख्याल रखें। अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ है तो इमीडिएटली उसको एयर करें। बच्चे के पेशाब के सर्कट को नजर में रखें कि बच्चे को इनफ दूध मिल रहा है या नहीं। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमें सपोर्ट की जरूरत है। जिस वक्त हमें एवरीबडी अराउंड अस कीप्स टेलिंग अस कि नहीं तुम्हारा तो दूध ही नहीं बन रहा, नो, या तुम कुछ और दे दो, या 3-4 दिन बाद जब दूध आएगा तब दे देना, नहीं आएगा अगर आप शुरू से नहीं पिलाएंगे। ठीक है, तो क्या बोतल से हम कोई मदद ली जा सकती है? मतलब ऑफ कोर्स बोतल से कोई। होता ये है कि हमारे यहाँ आई फील कि जितना नॉर्मलाइज फॉर्मूला हो चुका है उतना ही नॉर्मलाइज बॉटल फीडिंग हो चुकी है, विच इज वेरी रॉन्ग। आई मीन वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को भी एजुकेट करने की जरूरत है। ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं मालूम था जब तक मैंने लैक्टेशन की साइंस को, ह्यूमन लैक्टेशन को एज अ साइंस पढ़ना नहीं शुरू किया। ठीक है, सो हमें अंदाजा नहीं होता कि बॉटल फीडिंग से कितना नुकसान हो जाता है, कि बच्चा, जैसे मैंने मेंशन किया, कि फ्लो प्रेफरेंस की तरफ आ जाता है। बोतल अगर आप बच्चे के मुंह में डालेंगे तो वो उसको चूसे ना चूसे दूध उसके मुंह में गिरता रहेगा। ठीक है, उसको कोई मेहनत करने की जरूरत एज सच बहुत ज्यादा नहीं होगी। वेर एज माँ का दूध एक्सट्रैक्ट करने के लिए बच्चे को मेहनत करनी होती है। इनिशियल डेज में, पहले साल तक में अगर आप बॉटल किसी वक्त भी करते हैं तो बहुत हाई रिस्क है कि आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और उस सूरत में बहुत वो होता है, चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपका सप्लाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होके खत्म हो जाए, क्योंकि फिर बच्चा कॉन्स्टेंटली आपको स्टिमुलेट नहीं कर रहा होता। तो बॉटल ओके। फीडिंग जो है वो जेपरडाइज कर देती है आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। ठीक है, तो क्या देखिए, हम बहुत सारे लोग हैं जो इस वर्ड से, इस लफ्ज़ से नावाकिफ़ हैं। लैच कहते हैं दूध पिलाने की पोजीशन को। करीम, आप जी, क्या समझती हैं कि ये पोजीशन कितनी ज़्यादा अहम है, और जो दुरुस्त तरीक़ाकार है, जो सही जो पोजीशन है, सही जो डायरेक्शन है, वो क्या होनी चाहिए? अच्छा, पोजीशन, ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन एक अलहदा चीज है और लैच एक अलहदा चीज है। ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन ठीक है। होती है कि बच्चे को आपने किस तरह से पकड़ा गोद में, किस एंगल से आप पकड़ रहे हैं, उसकी भी काफी मुख्तलिफ तरह की पोजीशंस हैं। वेराज जहां तक लैच की बात है, वो बच्चे का आपके ब्रेस्ट को कैप्चर करने का तरीका है। ठीक है,
उसके अंदर जो बेसिक जो तरीका होता है वो ये होता है, और बेहतर और ठीक लैच और इनकरेक्ट लैच का भी मैं डिफरेंस बता देती हूँ कि उसमें क्या फर्क होता है और उससे क्या नुकसान या फायदे होते हैं। उसमें होता ये है कि पहली चीज तो ये कि आप बच्चे को मुंह जो है वो जमाई के एक्शन में खोलने की जरूरत होती है, क्योंकि मुंह उसका छोटा होता है। माँ के ब्रेस्ट को वो इस तरह से लैच करे कि उसकी थोड़ी जो है वो बिल्कुल माँ के ब्रेस्ट के अगेंस्ट लगी हो, ठीक है, उसमें स्पेस ना हो। इसको हम कहते हैं कि द माउथ शुड सील द एरिया, ठीक है, कि कहीं से कोई हवा ना अंदर जाए, ना अंदर से दूध बाहर आए, ठीक है, वो सील करे। और इतना बड़ा अपना मुंह खोले कि माँ के ब्रेस्ट का निचला हिस्सा जो है वो उसके होंठ से कवर्ड हो, होंठ अंदर की तरफ ना हो, ऐसे ना हो, बाहर की तरफ हो, ठीक है, ताकि उसका लैच का सील अच्छा हो। और ऊपर से बच्चा जितना माँ की एरियोला को कवर कर सकता है, जो डार्क पार्ट हो जाता है, वो उतना ठीक उसको है। कवर करे। होता उसको ये है कि अभी छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो आप भी कर सकती हैं कि आप अपने मुंह में जबान अपने तालू पे लगाएं। तो ठीक अगर है। हम मुंह के आगे के हिस्से में लगाते हैं तो वो हार्ड है, ठीक है। जरा सा एग्जैक्टली। जबान को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो वो सॉफ्ट है ना, ठीक है। यस। ट्रू। है ना। हाँ, तो आई यही एम डूइंग यही दिस। यही ओरल एनाटॉमी एक नौजायदा बच्चे की भी होती है। होता ये है कि अगर आपका ब्रेस्ट जो है वो बच्चे के मुंह के अंदर डीप इनफ नहीं है, तो वो हार्ड पार्ट पे रगड़ खाता रहता है और उससे माँ को तकलीफ होती है। वो सोर निपल्स हो जाते हैं, आपके कट्स एंड ब्रूजेस हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, वो सारी चीजें, वो सारी तकलीफ हो जाती हैं। और होता ये है कि क्योंकि आपका ब्रेस्ट इनफ अंदर नहीं गया होता, तो उसमें से दूध भी कम जा रहा होता है बच्चे को। सो दूध भी कम जाता है और माँ भी तकलीफ में होती है, ठीक है। बच्चा देर देर तक जो है वो पीता रहता है और उसको दूध उतना मिलता नहीं है। अगर वो प्रॉपर लैच होता है, मतलब डीपर लैच जिसको हम कहते हैं, अगर वो होता है तो वो सॉफ्ट एरिया को टच करता है आपका आपका ब्रेस्ट उसके मुंह में, तो ठीक उससे है। आपको तकलीफ नहीं होती है। प्लस बच्चे का मुंह उस आपके ब्रेस्ट को बेहतर तरीके से दबा के दूध एक्सट्रैक्ट कर पाता है, तो ज्यादा ठीक है। दूध जाता है। सॉरी मैंने बहुत हैवी कॉन्वर्सेशन कर दी, नहीं, इट्स लेकिन ओके आई थिंक बिकॉज अगर हमें एनाटॉमी का मालूम होगा कि अंदर हो क्या रहा है, तो हम बेहतर एग्जैक्टली। मैच करवा पाएंगे अपने बच्चों को। एग्जैक्टली। अच्छा, लैचिंग या पोजीशन के बाद अब पंपिंग की बात आती है तो लोगों को अक्सर पता ही नहीं है। रॉन्ग डायरेक्शन की वजह से ऑफ कोर्स ब्रेस्ट में आपके बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं। तो पंपिंग को आप किस तरीके से समझा सकती हैं कि जो खवातीन हैं उनको पता चले? या देखिए पंपिंग, एक तो पहली चीज जो एक मिसकंसेप्शन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोगों में राइज होता हुआ नजर आता है, वो ये कि पंपिंग इज इम्पोर्टेंट और नेसेसरी। ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप पंप करें, अनलेस के खुदा न खास्ता आपका बच्चा निक्यू में है, एनआईसीयू में, न्यूनेटल आईसीयू में है, या आप किसी भी वजह से बच्चे से दूर हैं और हर शुरू के कुछ महीनों में, 5 6 8 महीनों में आप हर 2 घंटे पे बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, आप इतना दूर हैं बच्चे से, ठीक है। तो ठीक है। उस सूरत में आपको पंप की जरूरत होती है। या कोई ऐसी सिचुएशन है कि इन्वर्टेड निपल्स हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें टाइम्स आपको 2 3 मिनट के लिए पंप की जरूरत होती है कि वो निपल पॉप कर जाए और फिर बच्चा लैच कर ले, ठीक है। तो ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें, जैसा काम करने वाली माएँ हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, दे विल नीड अ पंप। सो आई वुड सजेस्ट कि जो काम करने वाली माएँ हैं वो प्रेगनेंसी में ही एक अच्छा डबल पंप खरीद लें, ताकि उनको बाद में मुश्किल ना हो। बिकॉज बच्चे को लेके आप बाजार में नहीं भागेंगे ना आप उस वक्त रिसर्च करने का आपके पास वक्त होगा। तो इट्स बेटर कि वो प्रेगनेंसी में ही अपने लिए डबल पंप ले लें। पंपिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो पंपिंग और फीडिंग में दोनों में जरूरी है, वो ये है कि दोनों में से कोई भी चीज आपको तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर तकलीफ हो रही है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट नीड्स करेक्शन। अगर बच्चा डायरेक्ट लैच कर रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, तो जैसा मैंने बताया और समझाया कि लैच में कोई इशू है, यू नीड टू करेक्ट द लैच। अगर पंपिंग में तकलीफ हो रही है तो आप उसका फ्लैंज साइज चेक कीजिए कि वो मुनासिब है या नहीं। हर पंप के साथ उसकी बुकलेट आती है, अब तो ऑनलाइन आपको सारी चीजों के यूजर मैनुअल मिल जाते हैं। आप देखिए, ढूंढिए, चीजें चेक कीजिए कि आपका फ्लैंज साइज मुनासिब है या नहीं, ठीक है। फिर आप उसकी स्पीड चेक कीजिए कि वो मुनासिब है या नहीं। तकलीफ आपको बहरहाल नहीं होनी चाहिए।
हाउएवर अगर कोई एक्सक्लूसिवली पंप कर रहा है किसी भी वजह से, तो उसको 24 घंटे कम से कम 8 से 12 मरतबा पंप करना जरूरी है टू मेंटेन देयर सप्लाई। अगर इससे कम बार वो पंप करेंगे तो उनकी सप्लाई डिक्लाइन होकर खत्म होने का खतरा होता है। एग्जैक्टली अच्छा, तकलीफ की हमने बात की और हम सब जानते हैं तकलीफ जो है वो एक तो जिस्मानी होती है और एक तकलीफ होती है जहनी। तो जब हम जहनी तकलीफ के को अगर यहाँ से कनेक्ट करें और जोड़ें तो हमारे माशरे में सुम्बुल बहुत सारी वहमी बातें फैली हुई हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से वो कुछ चंद वहमी बातें जो आप तक भी आई होंगी, जिनको आपने काउंसिल किया होगा एज ए लैक्टेशन काउंसलर, तो उनमें कितनी सच्चाई है और वो किस हद तक डैमेज कर चुकी हैं अब तक ख़वातीन को। एंड मैं चाहती हूँ कि आपके तबस्सुस से और हमारे दवाई के तबस्सुस से वो वहमी बातें जो लोगों के जहनों में आई हैं उनका किसी तरीके से अजाला हो सके, और अब आने वाले लोग वो जो इसको देख रहे हैं इस सेशन को, और आपको हो सकता है एंड होने के बाद भी ऑफ द ईयर भी देखें, तो उनको इन तकालीफ का सामना ना करना पड़े। नबरा, इसकी तो आई थिंक मिथ्स इतनी है कि जब आप थक जाए तो मुझे रोक दीजिएगा क्योंकि मैं एक दफा शुरू हुई तो फिर मेरे लिए रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो होता ये है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ इस तरह की मिथ आती है कि शुरू के कुछ दिन का जो दूध है, जो कोलोस्ट्रम कहलाता है, जो दूध देखने में पीला सा लिक्विड लगता है, कि वो मुनासिब नहीं है या बच्चे के लिए नुकसानदेह है, उसको फेंक दें। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए। वो इतना हाई इन न्यूट्रिएंट्स होता है कि वो बच्चे का पेट साफ करता है, वो बच्चे के लिए सबसे हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और शुरू के दिनों में उसकी बहुत जरूरत होती है। फिर एक और मिथ आती है कि सी सेक्शन वाली मदर्स या जिनका ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से जिसे कहते हैं हम, बच्चा हुआ है, वो दूध नहीं पिला पाती बच्चों को। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सी सेक्शन हुआ था, मैंने 3 साल अपनी बेटी को दूध पिलाया, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है ठीक है, लेकिन सो देयर इज दैट। प्लस फिर इस तरह की सिचुएशन है कि हमें बहुत ज्यादा दफा ये कह दिया जाता है कि आपका दूध काफी नहीं है या आपका दूध नहीं आ रहा, ठीक है, बच्चा रो रहा है। एक बात मेरी बिल्कुल याद रखिए, बेबी बिहेवियर से आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि दूध काफी है या नहीं। इसके बारे में मैं अलग से डिटेल में बात करूंगी, लेकिन जब तक आप 2-3 डॉक्टर्स से या किसी लैक्टेशन प्रोफेशनल से, इंशाल्लाह वी हैव मोर ऑफ देम इन द कंट्री नाउ, लेकिन किसी भी लैक्टेशन प्रोफेशनल से पूछ ना लें और कंफर्म ना कर लें, प्लीज किसी इस धोखे में आके अपने बच्चे को आप स्विच ना कीजिए, अनलेस के आपको लग रहा हो कि बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है या मैल नरिश हो रहा है या वेट गेन का कोई इशू है, ठीक है। बच्चे के रोने से आप उसको, बच्चा रो के फॉर्मूला नहीं मांगता, ठीक है, एक तो ये चीज है। फिर एक और मिथ है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाएं दूध पिलाते हुए तो आपका दूध बच्चे के लिए जहर बन जाता है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप पूरी प्रेगनेंसी कॉन्स्टेंटली दूध पिला सकती हैं बच्चे को अपना, और उसके बाद नए बेबी के आने के बाद दोनों बच्चों को जो मुख्तलिफ एज के हैं, आप उन दोनों को अपना दूध पिला सकती हैं। आपका बच्चा जब आपके ऊपर लैच ऑन करता है या इवन आपके गले लगता है और आपकी स्किन से टच करता है, आपकी बॉडी जो है वो उसकी जरूरत के हिसाब से दूध बनाती है, ठीक है। अगर आपको दूध का रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई खराबी है, जरूर वो बच्चे की किसी जरूरत को पूरा कर रहा है, ठीक है। फिर तो इस तरह की बहुत सारे मिथ्स हैं, और आई थिंक इट्स एन एंडलेस स्टोरी। मेरा ख्याल है अगर हमने कोई किसी किस्म के भी कोई सवाल भी आए या कोई इस तरह की चीजें, तो मैं उनका भी जवाब दे सकती हूँ, बट मिथ्स खत्म नहीं होती। मिस ऑफ कोर्स, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि हरीम आपने बताया कि आपने 3 इयर्स तक फीड किया अपनी बेटी को। हमारे यहाँ एक ये वाली मिथ भी है ना कि बेटे को इतना साल या बेटी को इतना साल, तो कितना अरसे का दौरानिया होना चाहिए? अच्छा, मिथ मैं नहीं कहूंगी, मिथ मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, बिकॉज वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है और रिलीजियस है। सो वो आई थिंक ये डिसीजन एक माँ और एक बच्चे का है, ठीक है। इसमें किसी और का ना लेना है ना देना है, वो उसके बिलीफ है, क्योंकि मेरा भी बिलीफ है ऑनेस्टली कि मतलब आप अगर कुरान को उठा के देखें तो उसमें 2 साल तक का मेंशन्ड है, उसमें लड़की लड़की की कोई तफसील अलग से मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि कोई डिफरेंट टाइमलाइन है।
मैं जो आपको मेडिकली बताऊंगी वो तो मैं आपको बेसलाइन एक बताऊंगी। ये तो ठीक है। डिसीजन फाइनल है कि 6 महीने तक, पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, ना पानी, ठीक ना है। घुट्टी, ना कोई और खाना चटाना है आपने, ना कोई और चीज करनी है, क्योंकि उससे उसके हुँ, पेट और उसके गुर्दों पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, सो पहले 6 महीने तक, और ये एएपी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, एज वेल ओके। एज डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी ये कहते हैं कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करें। उसके बाद पूरा दौरानिया आपका कितना होना चाहिए, एएपी कहता है आप 1 साल तक मिनिमम पिलाएं, डब्ल्यूएचओ कहता है कि आप 2 साल तक पिलाएं। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है वो है कि आप 2 साल तक पिलाएं। ठीक है, आप 2 साल तक पिलाएं और ग्रेजुअली वीन करें। आई कांट एम्फेसाइज दिस इनफ, प्लीज डोंट ट्रॉमेटाइज योर चिल्ड्रन कि आप चीजें हुँ, लगा लेते हैं, मुसब्बर लगाया जाता है और कड़वी चीजें, नीम लगाते हैं, करेले का हुँ, पानी, लहसुन, इस तरह की हुँ, चीजें लगा के बच्चे को आप ट्रॉमेटाइज करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि माँ और बच्चे का जो लिंक होता है ब्रेस्ट फीडिंग में, वो सिर्फ न्यूट्रिशन का नहीं है, वो एक कंफर्ट का भी है, वो एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी है, जिसमें एक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रही है और वो साइकोलॉजिकली भी नशोनुमा पा रहा है। तो हुँ, एक एग्ज़ैक्टली। सोर्स जो उसके लिए हमेशा से कंफर्ट का सोर्स था, उसको अगर आप उसको ट्रॉमेटाइज करेंगे उससे, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ सकता है बच्चे पे। ठीक है, जो आपको अभी नजर नहीं आएगा, वो कल को जब एक जवान इंसान बन जाएगा तब उसकी जिंदगी में वो मसले आ सकते हैं। ठीक है, सो जरूरी है कि आप ग्रेजुअली वीन करें। जब आपको, आप 4-6 महीने पहले से प्लान करें और बच्चे को खुद से दूध ऑफर करना बंद करें। ठीक है, जब वो ओके। मांगे तो उसको दें, नो, सो डोंट ऑफर, डोंट रिफ्यूज का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, एंड दैट हुँ। इज हाउ यू नीड टू गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। और क्योंकि ये जो वीनिंग का जो एक पूरा प्रोसेस होता है, हरीम, ये बाज़ दफ़ा माओ के लिए खासा मुश्किल हो जाता है इसको लेके साथ चलना। तो ये तो आपने बता दिया कि कब और किस तरीके से किया जाए। ये भी बताएं कि बच्चे को फिर इसके साथ साथ, वीनिंग के साथ साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो डिमांड करेगा, उसको कुछ ना कुछ अपने पेट में डालना है, और वो जो उसको आदत है अपनी लिप्स की मूवमेंट की, तो ठोस गज़ा की तरफ किस तरीके से बच्चे को माइल किया जाए? ठोस गज़ा, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि 6 महीने उसके बाद शुरू होगी। ठीक है। पहले तो सबसे पहले जो आप देखते हैं वो ये चीज़ है कि बच्चा 6 महीने का हो गया। पहला पहला जो आपका बुलेट पॉइंट है ना उसमें, वो है कि बच्चा 6 महीने का हो गया। उससे पहले ठीक चाहे है। आपका बच्चा खाना देख के छलांग मार रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, कुछ मत दीजिए, बिकॉज बच्चे करते हैं। मेरी अपनी बेटी, हम किसी के घर खाने पे गए हुए थे और वो चट चट चटखारे ले रही थी और एक तमाशा था, बट इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव टू गिव देम सॉलिड्स बिफोर दे टर्न 6 मंथ्स। 6 महीने के ठीक बाद भी अगर बच्चा बगैर सपोर्ट के बैठ नहीं सकता अभी, तो उसको सॉलिड नहीं दें। ठीक है, ये ठीक है। बहुत जरूरी है कि हम ये ध्यान, अगर बच्चा इम्पोर्टेंट। 6.5 महीने पे बैठ रहा है, आप 6.5 महीने पे शुरू करें। बच्चा सात ओके। महीने पे बैठना शुरू करे, आप 7 महीने पे शुरू करें, कोई जल्दी नहीं है। उसने सारी जिंदगी सॉलिड्स खाने, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली, जल्दी क्या है हमें। सो सो उसमें जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि 2 तरह की वीनिंग होती है, वीनिंग ऑन हुँ, सॉलिड्स। 2 तरह की होती है, एक होती है जिसको हम ट्रेडिशनल वीनिंग कहते हैं, जिसमें आप बच्चे को मैश्ड खाना देते हैं या प्यूरे करके देते हैं, मतलब उसको अच्छी तरह से उसको सेमी सॉलिड पोजीशन में करके देते हैं खाना। दूसरी है बेबी लेड वीनिंग, जिसके अंदर जो आप खा रहे हैं वही खाना आप डीकंस्ट्रक्ट करके छोटे पीसेस में सॉफ्ट, जो वो अपने गम से मैश कर सके, वो उसके सामने रखते हैं और बच्चा खुद उठा के खाता है। जो याद रखने वाली बात ये है कि 6 महीने से 12 महीने तक की उम्र के बच्चे को ठूस ठूस के सॉलिड्स नहीं खिलाने हैं। ठीक है, उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अभी भी माँ का दूध, या अगर वो फॉर्मूला पे है तो फॉर्मूला ही है, ठीक है, फॉर्मूला या माँ का दूध है, दोनों में से उसका ठीक है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो प्राइमरी है वो 6 से 12 महीने तक भी माँ का दूध ही रहेगा। ठीक है, तो पहले ओके। आप उसको नॉर्मल उसके शेड्यूल के हिसाब से दूध पिलाएंगी और उसके 15 मिनट बाद आप उसको सॉलिड ऑफर करेंगी।
6 से 12 महीने, वो एक सेइंग है जिसको हम ऐसे कहते हैं कि फूड बिफोर वन इज जस्ट फॉर फन, सो दे लेट देम प्ले विद द फूड, लेट देम प्ले, वो खेलेंगे, उसको नोचेंगे, मरोड़ेंगे, फेंकेंगे, करने दें, मलेंगे, थोड़ा सा खा भी लेंगे, वो उनको टेक्सचर और खाने का इंट्रोडक्शन देना है। हमें उनको 3 मील्स पे नहीं लेके आना है, ठीक है? क्योंकि होता ये है, उसकी वजह भी मैं बता दूं, आपका दूध जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस है, वो थोड़े अमाउंट में ज्यादा न्यूट्रिशन रखता है। सॉलिड्स जो है, ठीक है। अगर बच्चे को उतने न्यूट्रिशन चाहिए तो सॉलिड बच्चे को बहुत ज्यादा खाने होंगे जिसकी उसके पेट में जगह नहीं है, ठीक है? ओके। उसका पेट अभी इस काबिल नहीं है, वो 1 साल के बाद होगा, ठीक है? सो उसके बाद हम सॉलिड्स के ऊपर जरा जोर बढ़ाते हैं। उससे पहले बच्चे को जरूरी है कि आप अपना दूध पहले दें और साथ साथ उसको खाने के लिए चीजें इंट्रोड्यूस कराते रहे, चाहे आप ट्रेडिशनल फीडिंग के थ्रू करें या आप बेबी लेड फीडिंग के थ्रू करें। ठीक है। अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना रीलैक्टेशन, इंड्यूस्ड लैक्टेशन, अगर इसकी सही टर्मिनोलॉजी यूज करें, या उर्दू में इसे हम तरगीबी लैक्टेशन, इसके बारे में आप क्या कहती हैं हरी? सो रिलैक्टेशन और इंड्यूस लैक्टेशन थोड़े से डिफरेंस है दोनों में। वो ये है कि आपका जो रिलैक्टेशन है वो ऐसी माँ का को दोबारा दूध बनाने के ऊपर लाने का तरीका है जिसमें वो दूध पिलाती रही हैं या कुछ अरसे पिलाया है या बच्चा हुआ है और उसके बाद उनका दूध ड्राई अप हो गया, किसी भी वजह से वो दूध नहीं रेगुलरली पिला पाई और उनका दूध खत्म हो गया, तो उनको वापस दूध पिलाने के तरीके पे लाने का जो प्रोटोकॉल है या जो मेथड है उसको रिलैक्टेशन कहा जाता है। वेर एज इंड्यूस्ड लैक्टेशन इज जब आप कोई बच्चा अडॉप्ट करें या किसी और का बच्चा है जिसको आप दूध पिलाना चाह रहे हैं और आपको दूध नहीं आता, ना आप कभी प्रेग्नेंट हुए हैं या पहले अगर हुए भी हैं तो अभी ये बच्चा आपकी प्रेगनेंसी से नहीं आया है, ठीक है? सो उस सूरत हाल में आप लैक्टेशन इंड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज रिमेंबर आवर बॉडीज आर डिजाइन टू डू दिस वर्क। हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे है कि हमारे हॉर्मोन्स और हमारे अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि हम अगर बच्चे को की पैदाइश ना भी हो हमारे थ्रू तो भी हम दूध बना के उसको पिला सकते हैं और उसकी लैचिंग से वो दूध उसके लिए टेलर भी होना शुरू हो सकता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, तो उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस है, क्या उसकी वजह से उनकी बॉडी के जो दूसरे फंक्शंस हैं, क्या वो मुतासर होते हैं? दूसरे फंक्शंस आई थिंक कुछ ना कुछ मुतासर डेफिनेटली होते हैं, बिकॉज आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट तरह के इस वक्त बन रहे होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करते हैं। आई थिंक द अदर वे राउंड इज वेल कि आपकी बॉडी के और फंक्शंस भी ब्रेस्ट फीडिंग पे इम्पैक्टफुल होते हैं। सो उसमें हमें देखने की जरूरत है कि हमारे एट टाइम्स फॉर इंस्टेंस जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं उनके पीरियड्स या तो ज्यादा अरसे तक नहीं आते वापस या आते हैं तो स्केची रहते हैं, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, ठीक है? तो वो रिलेटेड होता है बच्चे के 2 नर्सिंग सेशंस के दरमियान के वक्फे के ऊपर। जैसे ही वो वक्फा बढ़ता है वैसे ही आपके पीरियड्स वापस आते हैं, मदर्स ओव्यूलेट कर जाती हैं और उनके पीरियड्स वापस आ जाते हैं। अनदर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज कि 2-3 जगहों पे आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जो है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है। वो ये है कि या तो आपके जब पीरियड्स आते हैं तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई डिक्लाइन करता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक माँ जो है वो थ्रू आउट हर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी अपने प्रीनेटल वाइटामिन जो उसको डॉक्टर ने दिए थे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, नॉट योर आयरन एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी ओनली, ठीक है? आप अपने डॉक्टर से पूछिए, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से पूछिए, जो प्रीनेटल मल्टी वाइटामिन थे वो कंटिन्यूअसली रखें, ठीक है? उनको खाते रहिए थ्रू आउट योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, वरना आपका जब पीरियड्स आएंगे तो आपकी सप्लाई डिक्लाइन हो जाती है, तो वो उसको वापस लाने के लिए वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी जब हो जाए और आप एक बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उसमें दूध का जायका बदल सकता है, दूध की क्वांटिटी बहुत कम हो सकती है, ठीक है? ये सारी चीजें बहुत सामने आती हैं। फिर अगर किसी को थायराइड के इश्यूज हैं, थायराइड डिजीज है, तो उसमें भी आपके अगर तो आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ आपकी दवाएं बिल्कुल मुनासिब चल रही हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप दवा पे नहीं हैं, थायरॉक्सिन या
थायराइड रिलेटेड दवाएं नहीं ले रहे हैं तो आपकी सप्लाई भी डिक्लाइन हो सकती है, बिकॉज उसको भी चलाने के लिए वही हार्मोन यूज होता है जो थायराइड ग्लैंड बनाता है। ठीक है। अच्छा, एक ये बड़ा मुअम्मा है कि माएँ कहती हैं हमें पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे का पेट जो है वो भर गया है या नहीं। तो माँओं को कैसे पता चले कि इनफ दूध बच्चे को मिल रहा है और बच्चे का पेट जो है वो भर गया है? तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें दो चीजों पे नजर रखनी होती है। एक तो ये कि बच्चे का वेट गेन जो है वो हेल्दी है या नहीं। 15 रोज के बाद, सो 15वें दिन, एज के 15वें दिन, बच्चा जब 15 दिन का होता है या 14 दिन का होता है, तो उस वक्त उसका बर्थ वेट से मैच करना चाहिए, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चा थोड़ा वजन लूज करता है और फिर रीगेन करता है। ठीक है, सो 15वें दिन या 14वें दिन बच्चे का वजन वही होना चाहिए जो बर्थ वेट था। एक तो ये, और उसके बाद भी स्टेडी वेट गेन की जरूरत है कि बच्चे का कर्व के ऊपर हो, उसका स्टेडीली वेट गेन हो रहा हो, ये नहीं कि पैची हो, कम हो जाए या ना हो। ठीक है, उस पर नजर रखना है। ये वो चीज है जो ऑब्वियसली आपको तभी पता चल सकती है जब आप डॉक्टर के पास जाएं और टेस्ट करवाएंगे। वो जो एक माँ घर में बैठे हुए चेक कर सकती है कि मेरे बच्चे को इनफ फूड मिल रहा है या नहीं, वो सिर्फ ये है कि बच्चा पेशाब कितना कर रहा है। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, हम DOL कहते हैं, तो फर्स्ट डे ऑफ लाइफ बच्चा एक दफा पेशाब करेगा, एक पैम्पर वेट करेगा। सेकेंड डे ऑफ लाइफ 2 डायपर्स, थर्ड डे ऑफ लाइफ 3 डायपर्स, फोर्थ डे ऑफ लाइफ 4 डायपर्स, और फिफ्थ डे ऑनवर्ड बच्चे के नंबर ऑफ वेट डायपर्स इन 24, और ये 24 आवर्स की बात हो रही है, दिन की सिर्फ बात है। So fifth day onwards, up until much later, 1-2 years or whenever, जब तक बच्चा solid पे नहीं आ जाता, और you have other ways to find out if the child is getting enough, इसके लिए कि तब तक बच्चे के नंबर ऑफ वेट डायपर्स इन 24 आवर्स जो है वो 5 से ज्यादा होने चाहिए। अब एक वेट डायपर को मेजर करने का क्या तरीका है? खाली डायपर लीजिए, उसमें 4 टेबल स्पून पानी डालिए, उसको एक डमी के तौर पे साइड पे रखते हैं। जब आप डायपर चेंज करें उसके साथ वजन करके देख लें, अंदाजन ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये 2 के बराबर है या 1 के बराबर है या 3 के बराबर है। ठीक है, बिकॉज हम हर जगह पर नहीं बच्चे को चेंज करते। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि हर 3 से 4 घंटे तक चेक करें आपके बच्चे ने पेशाब किया होना चाहिए। ठीक है, इसी से आपको मालूम होता है कि आपके बच्चे को इनफ दूध मिल रहा है और उसको किसी किस्म की सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, आई थिंक नवरा विल बी बैक इन अ बिट। हम थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर सकते हैं मीनवाइल। जिस तरह से मैंने कहा कि आप अगर बात करें इसकी, अगर आप बात करते हैं अपने बच्चों की जज करने का कि बच्चे को इनफ दूध मिल रहा है या नहीं, ठीक है, उसके अंदर आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीज नोटिस करना कि आपके बच्चे की एक्टिविटी लेवल क्या है। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम ये भी देखते हैं कि हम ये क्यों मेजर करते हैं, वजह देख लेते हैं कि आपका बच्चा मैल नरिश होने से पहले डिहाइड्रेट होगा। ठीक है, और जब बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है तो उस सिचुएशन में उसको बहुत जरूरी है कि आप वहीं पे चीज को पकड़ लें, बजाय इसके कि वो आपकी मैल नरिशमेंट की तरफ चला जाए। ठीक है, सो ये पहला स्टेप है जिसके ऊपर हम रोक लेते हैं। अगर बच्चा 5 से कम डायपर वेट कर रहा है तो पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप हर घंटे घंटे पे बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दें। ठीक है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी नहीं हो रहा तो बेशक पंप का इस्तेमाल शुरू कर लें, और बच्चे को जब भी आप दूध पिलाएं उसके फौरन बाद आप पंप करें और वो इकट्ठा करते रहें, और 2 नर्सिंग सेशंस के दरमियान में अपने ही दूध से सप्लीमेंट करना शुरू करें। यूजुअली इन 2 तरीकों से बच्चे के दूध की सप्लाई भी बेहतर हो जाती है और बच्चे की डिहाइड्रेशन भी एड्रेस हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन ज्यादा मुश्किल है और मजीद कोई तकलीफ बढ़ रही है या नहीं बन रहा दूध इतना, या वेट डायपर्स इनफ नहीं है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आपका बच्चा लिथार्जिक हो रहा है, जैसे कि वो एक्टिव उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले था, या वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, या वो सो बहुत ज्यादा रहा है,
प्लीज फौरन अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाइए या किसी पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाइए, ताकि वो उसको सक्सेसफुली हैंडल कर सके सिचुएशन को, right? So it's very important that we look at all of these things in light of this information. ठीक है, एक तो ये, दूसरा ये कि आपके बच्चे को कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि बेबी बिहेवियर क्या है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया, बेबी बिहेवियर डजंट एवर से एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट कि आपको मजीद दूध की जरूरत है। बच्चे मुख्तलिफ वजह से रोते हैं, वजूहात से रोते हैं। उनके रोने की वजह कुछ और भी हो सकती है। होता ये है, आप किसी भी वक्त आप भरे पेट के बच्चे को भी फॉर्मूला का बॉटल देंगे तो वो फौरन दे विल टेक इट, ठीक है, बिकॉज फ्लो आ रहा है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी और वो सो जाएंगे। उसको मैं नीम बेहोशी का आलम कहती हूँ, ठीक है। इट्स लाइक अ सेमी अनकॉन्शियसनेस कि बच्चा वो दूध पी के सो गया, जिसको हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हमने बोतल पिलाई और बोतल से दूध पिलाया और बच्चा सो गया, ठीक है। सो वो कोई मतलब वो काफी नुकसानदेह चीज है जो हम कर रहे हैं कि हम बच्चे के पेट का स्पेस बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि फॉर्मूला डिहाइड्रेट करता है, तो बच्चे को प्यास लगती है और वो और ज्यादा लेता है। सो अगर आपको ये शक हो रहा है कि आपका दूध कम आ रहा है और आप बजाय अपना दूध मजीद पिलाने के बच्चे को आप फॉर्मूला देना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें मुश्किल ये हो जाती है कि वो फॉर्मूला बढ़ता जाएगा और आपका दूध कम होता जाएगा। और ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी स्टिम्युलेट नहीं हो रही है और आप दूध नहीं पिला रही हैं रेगुलरली बच्चे को, तो आपका दूध नेचुरली कम होता जाएगा, क्योंकि वो सप्लाई डिमांड से बढ़ता है। दूसरी एक और चीज जो मुझे याद आ रही थी इसके दरमियान में, हाँ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीजें याद रखें कि जिस वक्त हमें इस तरह की कोई सिचुएशन हो, बच्चा बार बार अगर दूध पी रहा है और शुरू के 3-4 महीने में बहुत दफा होगा, उसको हम क्लस्टर फीडिंग कहते हैं। और वो इसलिए होता है कि बच्चा आपकी बॉडी पे काम कर रहा है अपने ग्रोथ स्पर्ट की तैयारी के लिए, कि बच्चा ग्रो करने वाला है, ठीक है। बच्चा ग्रो करके बड़ा हो जाएगा और उस वक्त तक आपका दूध उसके मुताबिक हो जाएगा। इसलिए बच्चा ऐसे भी होगा कि आप घंटा घंटा दूध पिलाएंगी और उसके बाद 10 मिनट में बच्चा दोबारा दूध मांग रहा होगा या 5 मिनट में दोबारा दूध मांग रहा होगा, तो आपको लगेगा कि मैं आई कांट मेक इनफ फॉर दिस। नहीं, एक लैक्टेटिंग माँ के जिस्म में हर वक्त दूध बन रहा होता है। सो ऐसी बात नहीं है कि आप में दूध नहीं है, आप जितना दूध उसको पिलाएंगी उतना दूध आपकी बॉडी बनाएगी। सो यू नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप फीडिंग द बेबी ऑन डिमांड। हमारा एक रूल है कि वी ऑलवेज फीड ऑन डिमांड, ठीक है। आपने बच्चे का टाइम जो ब्रेस्ट पे है उसको लिमिट नहीं करना है, आपने बच्चे का नर्सिंग फ्रीक्वेंसी लिमिट नहीं करनी है, ठीक है। जितनी दफा बच्चा मांगेगा उतनी दफा पिलाएं। पहले हफ्ते में स्किन टू स्किन बहुत ज्यादा कीजिए, उसकी बहुत जरूरत है। डॉक्टर नजीर मलिक कह रहे हैं कि मेडिसिन टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन टू मदर्स। सो इसके बारे में मैं बहुत ज़रूरी एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि FDA अप्रूव्ड और इस तरह से प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्रूव्ड हो, जो कि फोकस्ड हो सिर्फ माँ का दूध बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अगर कोई इस तरह की चीज़ होती भी है तो उसमें सिचुएशन ये होता है कि मैंने एक महीने में 12-12, 15-15 लोगों को मैनेज किया है। हाय, यू बैक। मैं बात कर रही थी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया था, मैं उसका जवाब दे रही थी। तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। उनमें से ज्यादातर का हालात कुछ ऐसे हैं कि मैंने एक महीने में 10-12 लोगों को ट्रीट किया और 2 लोगों के लिए जो मेरे पास 1-on-1 कंसल्ट के लिए आए, उनके मैंने हेल्प की और उनको वापस लाई कि आप जैसे ही जब आप वो ले रहे हैं दवा तो आपका बढ़ गया दूध, जैसे ही उन्होंने वो छोड़ी उनका दूध इतना डिक्लाइन हुआ कि बिल्कुल जितना पहले था उससे भी कम हो गया। तो ये बहुत खतरनाक तरीका है। दूसरी चीज ये कि आपकी बॉडी को नेचुरली ताकतवर बनाना है कि वो दूध बना सके, बजाय इसके कि हम एज अ नेशन वी आर वेरी, ठीक है, वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन क्विक फिक्सेस कि फटाफट हमें एक बटन मिल जाए, हम उससे दबाएं और दूध बन जाए। हम एक गोली खा लें, हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, हम गोली खा लें और उससे दूध बन जाए। नहीं, आप अपने खाने पीने का ख्याल रखिए। इनमें 3 मील्स खाइए कम से कम,
2 स्नैक्स खाइए, हेल्दी खाइए, मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल जंक ना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, अपने खाने में सब्जी, गोश्त, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। आप पानी पीजिए, इस मौसम में तो 3 से 4 लीटर पानी पिए एक दिन में, बहुत जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए। आपका दूध क्यों नहीं बनेगा? किसी को बिल्कुल भी इस तरह की किसी दवा की जरूरत नहीं होती है, और ये मेरी नजर में, एंड अगेन दैट्स अ पर्सनल व्यू बिकॉज मैंने इसके बहुत केसेस संभाले हैं। ये बहुत खतरनाक हो जाता है माओ के लिए कि वो दूध एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है और माँ को लगता है उसकी गलती है, हालांकि वो एक्चुअली वो दवा है, उसका एक उसका रिएक्शन हो गया। सो I would not recommend medicines to increase milk production. Are you there, Navara, or should I continue? I think Navara is going to be back with us in a bit. मैं इसके अलावा जो बात करना चाह रही थी वो यही थी कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये भी देखें कि एक माँ को क्या सपोर्ट मिल रही है उसके इर्द गिर्द से। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी खासतौर पे हमारी सोसाइटी में कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को की माएँ भी उस एज ग्रुप की हैं जिस ज़माने में फॉर्मूला फैशनेबल था, ठीक है। फॉर्मूला जो था वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझा जाता था, एक स्टेटस सिंबल भी समझा जाता था, या ज़रूरी समझा जाता था कि एक माँ का जिस्म तो इतना न्यूट्रिशन बना नहीं सकता, न्यूट्रिशन का सोर्स हो नहीं सकता कि हम लोग वैसे ही डिप्लीटेड हैं। जो दूध को ज़रूरत है चीज़ों की वो माँ की हड्डियों से भी निकाल लेगा। हम जो खिलाते पिलाते हैं माँओं को, हम इसलिए बनाते हैं, कराते हैं उनको कि वो अपने लिए, उनके लिए ज़रूरी हो, उनकी अपनी हेल्थ बरकरार रहे, ठीक है। कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि दूध पिलाते हुए अगर मुझसे खाना मिस हो जाता था या 1-2 वक्त मैं नहीं खाती थी तो मुझे चक्कर आने लगते थे। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ की बहुत अच्छी भी हैं कि जैसे हमारे यहाँ का जो हमारा 40 दिन का प्रोसेस है कि बच्ची जो है वो जिनकी औलाद हुई है, जो लड़की हैं, खातून हैं, वो आराम करें, और वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी नॉर्मल बर्थ हो, चाहे आपका सी सेक्शन हो, प्रेगनेंसी तो आपने गुजारी है और ब्रेस्ट फीडिंग भी आप कर रही हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले 40 दिन बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करें और बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि सी सेक्शन की माओं को पंजीरी नहीं खानी चाहिए या इस तरह की बातें भी सुनने में आई हैं। बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह की बात सोचना। उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसका भी ख्याल रखें कि आप अपना ख्याल रखें और अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें ताकि आप अपने बच्चे को बेहतरीन क्वालिटी का दूध और क्वांटिटी में दूध दे सकें। किसी भी तौर पे किसी किस्म का दुनिया का कोई ऐसा और ऑल्टरनेट दूध नहीं है जो आपके दूध से बेहतर साबित हो सकता है, ठीक है। योर ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट थिंग that can happen to your child and give them a better start in their life, as in terms of their immunity, in terms of their birth, in terms of their growth, sorry not birth, in terms of their growth। एक बच्चे की, एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की जिंदगी में हेल्थ का बेहतरीन स्टार्ट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से होता है। हमारे पास एक सवाल आया है। हाय, सैयदा मासूमा कह रही हैं, Hi, my baby is 15 months and takes milk throughout the night. Is it normal at this stage? I tried giving him solids before bed, but he still wants breastfeed before bed. That's perfectly fine, मासूमा। होता ये है कि सारी रात पीना जो है कि थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आई थिंक वी कैन वर्क विद दैट। और टाइम होता है कि सारी रात आपने, बहुत सारे बच्चे सारी रात नहीं पीते, सिर्फ सोने के लिए थोड़ा सा दूध लेंगे, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। दैट इज कंफर्ट के लिए, एंड दैट इज वेरी इसेंशियल जब तक बच्चे वील ना करें, ठीक है। आप एक सोर्स ऑफ कंफर्ट है वो बिल्कुल रखिए, लेकिन अगर वो सारी रात दूध पी रहा है तो कोशिश कीजिए कि दिन में 15 महीने का बच्चा है, 1 साल से बड़ा है, दिन में उसको सॉलिड्स मुख्तलिफ तरह के दीजिए, उसको ओटमील दीजिए, उसको सूजी दीजिए, उसको बहुत सारी और खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि बच्चों को, और आप जो नॉर्मल घर में खाना खाते हैं उसको प्रॉपर खाने के वक्त खाना दीजिए, ठीक है। और आप जब वो रात को
सिर्फ सोने के लिए अगर मांगता है वो दे दीजिए, लेकिन अगर रात को सोने के बाद बार बार उठ के मांगता है, एट टाइम्स बच्चों को प्यास भी लगती है, तो कोशिश कीजिए उसको पहले पानी ऑफर करें। अगर वो पानी नहीं लेता तो आप दूध पिला दें, और इस तरह आप ग्रेजुअली उसको कम करेंगी। ठीक है, उसको जबरदस्ती मत कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आया है, कैन एन ईबीएफ न्यू बॉर्न स्टे लैश्ड एंड क्राई when removed because he has made it a habit? सारा हुसैन का ये सवाल है। सारा सो आई थिंक इसके ऊपर नवरा भी मुझे हेल्प कर पाएंगी कि 2-2.5 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो स्पॉइल नहीं हो सकता, उसके अंदर मैनिपुलेटिव जो तरीके हैं वो नहीं आते हैं, उसको पता ही नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल सेक्शन है कि आप बच्चे को ये कह रहे हैं कि उसने हैबिट बना लिया है या वो, ये बहुत नुकसानदेह है। आपका बच्चा, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, ना सिर्फ आपसे न्यूट्रिशन लेता है बट आपसे कंफर्ट भी लेता है। अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है तो इसका मतलब है वो 6 महीने से कम है, वो सारा दिन सारी रात भी लैच ऑन अगर रहेगा तो वो इसका मतलब है कि इसको या तो लैच मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करने की जरूरत है। उसके नंबर ऑफ वेट डायपर्स कितने आ रहे हैं वो चेक करने की जरूरत है। अगर तो सारी रात सारा दिन नहीं है और कुछ टाइम के लिए वो ऐसे करता है तो ये क्लस्टर फीडिंग होती है। आप उसको करवाइए, आप उसको बिल्कुल करवाइए, करवाते रहिए। और so it's very important that you feed your child whenever they ask for it. Feed on demand का प्रोटोकॉल जो है वो शुरू के महीनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जितनी देर लैच रखे आप उसको लैच रखिए, सिर्फ आपने नजर रखनी है उसके वेट डायपर्स पे और उसके वेट गेन पे। अगर वो ठीक नहीं है तो इसका मतलब है आपके लैच को करेक्शन की जरूरत है। अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स नॉट अ हैबिट एंड इट्स नॉट समथिंग यू शुड वर्क टुवर्ड्स रिमूविंग। इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, इवन साइकोलॉजिकली। अच्छा, सैयदा मासूमा कह रही है, आई मीन ही टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ड्यूरिंग द डे, तो पानी ऑफर कीजिए आप, तो वो होपफुली दिस विल रिजॉल्व इटसेल्फ। अच्छा, डॉक्टर नजीर कह रहे हैं कि लास्ट फीड एट नाइट फीड टाइम जो है मुझे इनका समझ नहीं आ रहा है व्हाट ही वांटेड टू राइट। अच्छा, ये पूछा कि लास्ट फीड एट नाइट, आई थिंक डॉक्टर नजीर मलिक, आई वुड वापस से कि अगर छोटा बच्चा है तो उसका तो फीड ऑन डिमांड है, आपको टाइम नहीं करना है। बच्चे, अगर आप बच्चों को उनके हाल पे छोड़ें और उन पे ट्रस्ट करें और अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करें एज अ वुमन, तो आपका बच्चा नेचुरली रिदम डेवलप करेगा। ठीक है, कुछ बच्चे 4 महीने में डेवलप कर लेंगे, कुछ बच्चे 8 महीने में करेंगे, कुछ बच्चे साल लगा लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे उससे भी ज्यादा लगा लेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो जब अपना रिदम डेवलप करेंगे तो वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली उसके लिए तैयार होंगे, और फिर वो जितना एक रोबस्ट ह्यूमन बीइंग हम इस दुनिया में ला रहे हैं और इस दुनिया को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, तो it's a better option that you allow the child to dictate the time, not you. You don't time or schedule your time. अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हरीन। हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ जब जाते हैं तो वो हार्मोन खुद ब खुद कुदरत की तरफ से आपकी बॉडी में जनरेट होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक रेंज ऑफ सिम्टम्स है जो कि डेवलप होती हैं, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है ऑक्सीटोसिन का कम हो जाना या डोपामीन का कम हो जाना। अच्छा, जो रेंज ऑफ सिम्टम्स का वर्ड मैंने यूज़ किया, सबसे पहले जो है एंजाइटी डेवलप होता है या किसी में डिप्रेशन भी डेवलप होता है। हाल ही में हमने अभी एक रिसेंट केस भी देखा जो कि पोस्टमार्टम एंजाइटी एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन से रिलेटेड था। तो इस हवाले से बताएं, ख़वातीन जो है वो सेल्फ लोथिंग की तरफ चली जाती है, उनको खुद से नफरत हो जाती है और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, और ऑफ कोर्स इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग, ये मतलब इट इज़ मोर क्लोज टू डेथ। हमने केसेस देखे हैं एंड फॉर्चुनेटली वो कि रिपोर्ट हो गया था तो हमें पता चला। कितने केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। आप भी इस तरह के सिम्टम से गुजरी हैं, तो आप नाज़रीन को बताएं कि मतलब क्या हम कर सकते हैं, कौन सी सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, उसके साथ खड़े होइए। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं आफ्टर बर्थ। Breastfeeding is the only thing, is the one guaranteed thing that helps reduce the symptoms of PMAD, या हम जो postnatal
मेंटल एंजाइटी डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं जिसको, ठीक है। उसके अंदर पीपीडी सिर्फ एक है, देयर इज एन एंटायर रेंज ऑफ अदर सिम्टम्स एंड अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो कि जन्म लेते हैं, जिसमें बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। सो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि डोपामीन कम हो जाता है, ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होता है। जितना आप अपने बच्चे के साथ कडल करेंगे, उसको दूध पिलाएंगे, उसको ऑन डिमांड दूध पिलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जब हमारी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी इम्पैक्ट होती है हमारी सोसाइटी की नॉन सपोर्ट की वजह से, ठीक है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल, हमारी घर के लोग, माएँ, मदर्स इन लॉ, ऑल ऑफ दोज पीपल, जब भी उनके बच्चे आते हैं तो उसमें माएँ डिप्रेस हो जाती हैं। और जब अगर उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी अफेक्ट होती है, ठीक है, तो उसके अंदर सिचुएशन ये आ जाती है कि उसकी वजह से वो ऑक्सीटोसिन लेवल गिर जाते हैं। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी सक्सेसफुल रहती है तो एक्चुअली वो बेबी को सपोर्ट को वो करता है, इरेडिकेट करता है और उसके हिसाब में हेल्प करता है आपको अगेंस्ट। हाउएवर अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ये देखते हैं कि आपकी बॉडी या तो दूध नहीं बना रही है, या कोई तकलीफें आ रही हैं, या कोई मसले आ रहे हैं, किसी वजह से आप दूध नहीं पिला पा रही हैं, तो वो ना सिर्फ आपको मेंटली डिप्रेस करता है बट ऑल्सो वो आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं आपके, वो नहीं प्रोड्यूस होते, ठीक है, और इस वजह से आप नजदीक पीपीडी की तरफ जाते हैं। सो ना सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट्स एलिविएशन ऑफ पीपीडी, बल्कि ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट अगर नहीं मिलती तो उसके अंदर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि पीपीडी तो एक ऐसी चीज है जो किसी को भी हो सकती है आफ्टर बर्थ, और वो उसके डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। किसी को 1 महीने भी होगा, किसी को 2 महीने होगा, किसी को साल हो जाएगा, किसी को 6 महीने होगा, सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। ये मैनेज और ये स्टडीज और रिसर्चेस डिफाइन करती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग डज प्रिवेंट पीपीडी टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, तो उसको बहुत मिटिगेट करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी सॉ दैट केस ऑफ पीपीडी जिन्होंने खुदकुशी की इंडिया में, और इट्स वेरी सैड दैट शी हैड टू गो थ्रू दैट। लेकिन ये कि आई फील कि इट्स ऑल अबाउट द इंटायर प्रोसेस एंड द इंटायर एनवायरनमेंट वी गिव अ न्यू मदर, कि एक नई माँ को हमारी सोसाइटी वो सपोर्ट नहीं दे पाती जिसकी उसको जरूरत है। दैट्स वेरी सैड। दैट्स वेरी सैड ऑल्सो। अच्छा, तो नेशनल लेवल पे आप क्या समझती हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो कि लैक ऑफ एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं इसको कवर करने में, और ब्रेस्ट फीडिंग के इस बहुत स्पेशल और बहुत सेंसिटिव टॉपिक को सपोर्ट कर सकते हैं? सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, हम अगर कोविड के बारे में इतनी ओपनली इतनी बात कर सकते हैं, हम पोलियो के बारे में बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब आपके सर पे पड़ी, they're all important things but we didn't look at them until they became urgent, ठीक है। सो हमारे लिए ये कोई चीज़ है कि हम अभी ब्रेस्ट फीडिंग को शायद अर्जेंट नहीं समझते, हालांकि ये बहुत अर्जेंट है। डेवलप्ड ममालिक में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2 से 6 पर 1000 लाइव बर्थ्स एवरी ईयर है, ठीक है, 2 से 6 अमवात है, ठीक है। पाकिस्तान का इस वक्त 57 to 59 है पर 1000 बर्थ्स पर ईयर, ठीक है। सो हम एक बहुत खतरनाक पोजीशन में बैठे हुए व्हेन इट कम्स टू इन्फेंट मोर्टेलिटी, और ब्रेस्ट फीडिंग एक वाहिद चीज है जो कि एक हल्ले में एक एक्शन से आप को कवर कर सकते हो, बहुत हद तक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो हमें नेशनल लेवल पे आई थिंक पब्लिक सर्विस मैसेजेस और पब्लिक सर्विस एजुकेशन की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि क्यों क्या जो जितनी मैंने बातें की सारी बातें लोगों की पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपके हॉस्पिटल या आपके मेडिकल कॉलेजेस में आई फील कि जो भी बच्चा एमबीबीएस करके निकलता है उसके करिकुलम में लैक्टेशन का मॉड्यूल होना चाहिए। अगर आप अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ा सकते हैं, आप मेल फीमेल बॉडी बना सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा सकते हैं, तो क्या हम एमबीबीएस के मेडिकल स्कूल के करिकुलम में लैक्टेशन एज अ मॉड्यूल क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज दिस इज सच एन एक्सपेंसिव साइंस व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग इन एवरी वुमन्स बॉडी, तो हम इसको एड्रेस क्यों नहीं करते? I think our doctor should have the ability to counsel someone
with their lactationist. True. So अच्छा, that's what I मैसेज think की is natural. तरफ it's you are absolutely right. Sarah Hussain कह रही है my EVF 2 month old is gaining weight too quickly and the pediatrician says it can be a cause of concern if it keeps increasing like this. Is there anything I should change? सारा हुसैन, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि the only time that you need to worry about a baby is excessive weight gain. अगर आपको the only time जो आपको देखने की जरूरत है वो ये है कि या तो आप बच्चे को फॉर्मूला दे रही हैं या आप पंप करके बॉटल से या किसी और तरीके से एडिशनल दूध दे रही हैं। एक डायरेक्टली फीडिंग बेबी जो है वो ओवर फीड नहीं कर सकता, ठीक है। हर बच्चे का अपना कर्व है। पीडियाट्रिशियन अगर देख रहे हैं तो वो एक चार्ट के ऊपर देखते हैं। अगर आप भी WHO की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रेस्ट फेड बेबीज की बॉडी को मॉनिटर करने के जो तरीके हैं उसके अंदर हजारों चीजें हैं जो उन्होंने लिस्ट डाउन की हुई हैं। उसका हाइट देखें, उसका वेट देखें, आप अपनी जेनेटिक्स देखें, आप 50 और चीजें देखें। ये सारी चीजें मिलके एक बच्चे के वेट गेन का डायरेक्शन डिफाइन करती है। अगर आप डायरेक्टली फीड कर रही हैं, ठीक है, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है सिवाय अपने पीडियाट्रिशियन, ठीक है। आप अपने पीडियाट्रिशियन रखिए कि कोई ऐसे साहब लीजिए या कोई ऐसे पीडियाट्रिशियन लीजिए जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में थोड़ी सी मालूमात हो, ठीक है, कि वो उसको एक दूसरे फॉर्मूला फेड बेबी या किसी और तरह की चार्ट से कंपेयर ना करें, ठीक है। So, the lady who motivated me for exclusive breastfeeding and thank you so much everyone जिन्होंने इसको connect किया हुआ है। अच्छा, another message is here with us and this is no, the second last message, the last message. Okay. She's saying, Hari, my baby is 8 weeks and on EVF. He is now sleeping 5 to 6 hours at night and doesn't demand for milk. If I dream feed him, he rejects and prefers sleeping. Is it all fine? And his diaper count in 24 hours is satisfactory. Okay, so इतने छोटे बच्चे के लिए डायपर काउंट इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। अगर आपका रूल ये होता है कि दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पेस 2 फीड्स के दरमियान, और रात में 3 से 4 घंटे से ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें उसका रीजन जो है वो डायपर काउंट शायद उतना नहीं है जितना बच्चे का शुगर लेवल ड्रॉप होने का खदशा होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और उसका पेट बहुत छोटा है, तो वो उसका शुगर लेवल ड्रॉप हो सकता है, उसको इश्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज, अगर आपका बच्चा नहीं जाग रहा तो आप उसको 2-3 तरीके जो मैं बताती हूँ कि आप टिकल कीजिए पाँव और उसको जगाइए किसी तरह। अगर वो नहीं उठता बच्चा तो उसका डायपर चेंज कर दें, सब बच्चे जाग जाते हैं उससे। अगर उससे भी नहीं उठता, एक वेट वाइप लीजिए, कपड़ा लीजिए, गीला कीजिए, उससे बच्चे का बॉडी पोंछ दीजिए, लाजमन उठ जाएगा। आपको 3 से 4 घंटे पे बच्चे को दूध लाजमन पिलाना है। 3.5 घंटे का अलार्म लगाइए, क्लॉकवर्क की तरह उठिए और बच्चे को दूध पिलाइए, ठीक है। ये कुछ अरसे का तमाशा है, उसके बाद बच्चा इंशाल्लाह बेहतर हो जाता है, बड़ा होता है तो बेहतर हो जाता है, आपका बच्चा भी बहुत। Okay, another question is what should be a diaper count for a 6 months baby? महविश वसीम, हम इस बारे में हरीमा बता चुकी है, बट मे बी शायद इन्होंने लेट हमें ज्वाइन किया हो, तो आप उनको I can repeat it, that's not a problem. Diaper count, महविश वसीम, should be anything above 5 diapers in 24 hours. Another way to check is कि आप हर 3 से 4 घंटे पे डायपर चेक कीजिए, वो वेट होना चाहिए, वो ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर 3 से 4 घंटे में बच्चा पेशाब नहीं कर रहा तो वो कॉज ऑफ कंसर्न है, फिर आप उसको उस तरह से देन वी टैकल। वो मैंने पहले भी डिटेल में बता दिया है कि क्या करना चाहिए। कुछ सेल्फ हेल्प थिंग्स जो कि हरीम आपने ट्राई किए हो, आपने इसके हवाले से बात की है, बट इवन देन आई एम अगेन आस्किंग कि हाउ यू हैव बीन थ्रू ऑल दैट फेज, और वो कौन सी चीज़ें थी, आपने किन से कंसल्ट किया, छोटी छोटी सी टिप्स जो हमारे इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं उनको आप बताना चाहें अपने ब्रेस्टफीडिंग जर्नी के दौरान। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन की, लेकिन ये कि कुछ वेबसाइट है ऑनलाइन, आई मीन अभी लैक्टेशन की भी हम नई वेबसाइट बना रहे हैं इंशाल्लाह, बाय नेक्स्ट मंथ भी अबाउट होगी, तो उसके ऊपर भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, तो हम जितनी माएँ आएँ हमारे पास हम उनको एजुकेट कर सकें। जो ग्रुप है हमारा वो सपोर्ट के लिए मौजूद होता है। जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो ज़्यादातर
अच्छी तरह कवर हो गई है कि घबराइए नहीं शुरू के दिनों में कि आपको दूध कम आ रहा है, आपको बिल्कुल दूध कम नहीं है। अगर आपको ड्रॉपलेट्स भी आ रहे हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, हैंड एक्सप्रेस कीजिए कॉन्स्टेंटली, हर घंटे पे, हर 2-2 घंटे पे, और बच्चे को दीजिए। अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा, तो लैच कर रहा है तो हर 2 घंटे पे, कम से कम हर 2 घंटे पे, अगर वो उसको पहले मांग रहा है तो पहले खिलाइए। फिर बहुत सारी होती है कि बच्चा अगर रो रहा है तो दैट्स अ लेट फंगेशन, कि वो बहुत देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं भूखा हूँ, लेकिन अब वो गुस्से में आके रो पड़ा है, ठीक है। सो पहले से देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा मुंह से क्लिकिंग साउंड निकालेगा, जिसको हम चटखारे की आवाज कहते हैं, वो निकालेगा, या हाथ चूसेगा, या अपना मुंह दोनों तरफ मूव करेगा, जो नेचुरल एक बच्चे का रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, कि वो माँ का ब्रेस्ट ढूंढ रहा होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो आप नोटिस करें तो आप बच्चे को फौरन दूध पिला दें, उसको रोने पे ना जाए, ठीक है। हमारे लिए ठीक बहुत है। जरूरी है कि हम अपने बच्चों को रीड करना सीखें, ठीक है। अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारिए शुरू के दिनों में, अपने बच्चे को समझिए। हर बच्चा यूनिक है, अपने टेम्परामेंट के साथ पैदा होता है। आपके बच्चे को एट टाइम्स आपको लग रहा है कि वो हर बात पे रो रहा है, एट टाइम्स उसको लाइट बहुत तेज लग रही होगी, या उसको शायद ठंड लग रही होगी या गर्मी लग रही होगी, या उसको साउंड बहुत तेज लग रहा होगा, ठीक है। सो देयर ठीक आर है। मल्टीपल थिंग्स दैट कैन ओवरवेलम अ बेबी, एंड वी नीड टू फिगर आउट। जरूरी नहीं है कि हर दफा जब बच्चा रोए तो आपको ये हो कि मेरा दूध कम है, मैं इसको बस बॉटल पे लगा। ठीक है। ओके, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने बताई। अच्छा, वेबसाइट के हवाले से क्योंकि आप बात कर रही थी, तो इस हवाले से मैं हमारे जो देखने वाले हैं जिन्होंने इसको अभी भी ज्वाइन किया, उन्हें बताएं कि यकीनन दवाई का नाम आपने हो सकता है अगर कभी पहले सुना हो, लेकिन किसी शायर ने सिर्फ लगता है कि दवाई के ही इस प्लेटफॉर्म के लिए शेर लिखा था कि हम अब तनहा नहीं चलते, दवाई साथ चलती है। जी हाँ, बिल्कुल, दवाई अब आप अपने हाथ में, और आप दवाई की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड सेल फोन पे, अगर आप आईफोन भी यूज़ कर रहे हैं। उसके लिंक हमारे इस फेसबुक के पेज पर मौजूद है। इसके अलावा 1113292224 हमारा यूएन नंबर है, जिसको आप डायल कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान भर में कहीं पर भी। अगर आप कराची से डायल कर रहे हैं तो यकीनन आपको 021 का कोड मिलाना है, लेकिन अगर आप कराची से बाहर की शहरी हैं और आप दवाई से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो अपने शहर का कोड मिला के 111 दवाई DAWAAI इस 1113292224, इसके साथ अगर आप किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और अपनी प्रिस्क्रिप्शन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं pharmacy@dawai.pk दवाई चाहे एलोपैथिक हो या फिर हर्बल हो, या आप कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट मंगवाना चाहते हैं या कोई इक्विपमेंट आप मंगवाना चाहते हैं, तो ज़रूर दवाई की वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारे दवाई के इस फेसबुक के ऑफिशियल पेज को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी किस्म का इंस्ट्रूमेंट घर बैठे अपने डोर स्टेप्स पे आप मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप किसी किस्म की कोई काउंसलिंग चाहते हैं किसी दवाई से मुतालिक, उससे कोई साइड इफेक्ट जानना चाहते हैं या उसके यूजेस जानना चाहते हैं, या डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपने घर पर बैठे हुए अपने लैपटॉप के जरिए से, अपने सेल फोन के जरिए से, तो ज़रूर हमारे इन दिए हुए नंबर 1113292224 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। और दैट्स ऑल अबाउट द दवाई। पूरी दुनिया भर में लोग बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बहुत ज़रूरत है कि ऑनलाइन किसी तरीके से हेल्थ स्टोर तक हमारी रसाई हासिल हो, दवाई को इस बात का सहरा जाता है। और दवाई के जितने भी रूह रवा हैं, स्पेशली इस पूरी सोशल मीडिया टीम को जिन्होंने इस प्रोग्राम की ज़रूरत को समझा और आपको घर बैठे इस टाइम पर आप अपने लैपटॉप पे अपने सेल फोन पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिफरेंट गेस्ट जो कि स्पेशलाइज्ड है उस टॉपिक से रिलेटेड उनकी बातें सुन रहे हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। यकीनन लैक्टेशन के ग्रुप का लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, दैट इज www.facebook.com/groups/lectnation, that is LACTNATION। हरीम संबल हमारे साथ मौजूद थी, लैक्टेशन काउंसलर। हरीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना बिजी स्केड्यूल से अपने हमारे लिए टाइम निकाला, और ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लैक्टेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और वो बातें जो हमें शायद हम गूगल पर ढूंढते ही रह जाते हैं, हमें शायद शाज़ नादिर ही मिलती, वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई। जितने भी देखने वाले हैं वो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम काउंसलिंग यहाँ पर दी जाती है, स्पेशली सिर्फ वो खवातीन जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए राजी हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो इसके लिए हम हरीम, आप प्लीज इसको अपने ग्रुप के हवाले से नहीं, मैं समझ। सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये ग्रुप जो है ये कुछ इस तरह से है कि इट्स अ ट्रबल शूटिंग ग्रुप। अगर आप
माँ बनने वाली हैं तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप लर्न करना चाहती हैं अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम अवेलेबल करते हैं। मैं वहाँ पे खुद बहुत सारे सेशंस करती हूँ। उसके अलावा कोई भी इश्यूज किसी भी वक्त आ रहे हों, उसमें ऑलरेडी हमने इतनी बातें की हुई हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स तो आप लोगों के इश्यूज जो हैं वो ग्रुप पे सर्च करने से ही आपको मिल जाएंगे। सो बहुत फोकस्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है, प्लस एनी सपोर्ट दैट यू कैन आस्क फॉर वो अवेलेबल है। मेरे वन ऑन वन कंसल्ट के लिंक्स मौजूद हैं, अगर आपको वन ऑन वन कंसल्ट लेना है तो वो वहाँ पे अवेलेबल है। जो हम प्रेग्नेंट मदर्स के एजुकेशन पैकेजेस देते हैं अंडर लैक्टेशन, उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। सो आपको ये बहुत सारी चीज़ें कि प्रीनेटल ब्रेस्ट फीडिंग वर्कशॉप्स जिनको हम कहते हैं वो मैं वन ऑन वन सेशंस देती हूँ। सो वो अगर आपको लेने हैं, फर्स्ट वीक का सपोर्ट लेना है, ये सारी चीजें इस ग्रुप में मौजूद है। प्लस बहुत सारी माएँ हैं, नो वे नियरली अब 4000 के नजदीक होने वाले हैं, हम 3600 के करीब हैं। बट ये कि इतनी सारी माएँ हैं जो कि सब आपके लिए तैयार हैं, आपकी मदद के लिए। आप अकेली नहीं हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक ब्रेस्ट फीडिंग माँ अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसको ना कोई सपोर्ट करने वाला होता है, ना उसको कोई सही तरह बताने वाला होता है। तो प्लीज आप में से कोई अकेला नहीं है। आपको अगर प्रेग्नेंट है, इंफॉर्मेशन चाहिए, या बच्चा है और कोई तकलीफ हो रही है या कोई मसला है, प्लीज रीच आउट, वी हेल्प यू। जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारी हेल्प काफी नहीं है, हम आपको खुद डायरेक्ट करेंगे कि आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं। लेकिन दिस इज अ लैक्टेशन सपोर्ट ग्रुप। सो हम आपके इलेक्ट्रिशियन सपोर्ट ग्रुप के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू हरीम सुम्बुल, एक मरतबा फिर आपने दवाई के लिए इतना वक्त निकाला और हम आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग्स आपको भेजते रहेंगे। सो नाजरीन, अब तक के लिए यकीनन इतना ही। 11 बजते हुए चाहते हैं 23 मिनट। आज 23 तारीख थी, अगस्त का महीना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर किसी रोज एक नए टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट नए गेस्ट के साथ दवाई के प्लेटफॉर्म में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत ज्यादा ख्याल और दवाई के साथ रहना है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।